चुनाव में सबसे ज्यादा बसपा ने ही मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन फिर भी वोटरों में अपनी जगह नहीं बना पाई और एक सीट नगीना जीतकर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज के बीच में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। जानकारों की माने तो इस बार बसपा के वोटरों का ट्रांसफर होना, चुनाव के बीचों बीच बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आकाश आनंद को पार्टी से कार्यमुक्त करना भी एक बसपा की बड़ी गलती मानी जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो है बहन कुमारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी। और इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को फायदा हुआ है तो वो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में 2014 से लगातार बसपा का वोट प्रतिशत घटता चला गया, जो 2024 में आकर 9.39% तक आ गया। यह केवल उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 33.59% है, जो 2019 लोकसभा चुनाव से लगभग 2 गुना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ऐसी दुर्दशा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो पार्टी दलित पिछड़ों को मिलाकर यूपी की सियासत पर 4 बार राज कर चुकी है, उसे ऐसा भी दिन देखना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको याद दिला दे कि बहन कुमारी मायावती पहली बार 3 जून 1995 को यूपी की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जो मात्र कुछ ही महीने तक चली थी। लेकिन इस कार्यकाल के दौरान बहन कुमारी मायावती ने कुछ अहम फैसले भी लिए थे, जो उस फैसले को आज भी याद किया जाता है। उस दौरान 2 नए जिले बनाए गए थे, अंबेडकर नगर और उधम सिंह नगर। मायावती का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है 21 मार्च 1997 को। कुछ ही महीने का यह कार्यकाल होता है, लेकिन उसमें भी अहम फैसले लिए जाते हैं, जिसमें से भूमिहीन निवासियों को भूमि आवंटित जैसे बड़े फैसले। कई जिलों से कट काट कर नए जिले बनाए गए और एक ऐसा फैसला जिससे बहन कुमारी मायावती काफी चर्चाओं में रही। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नौकरशाहों के साथ समीक्षा बैठक की और 127 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। और उनका तीसरा कार्यकाल 2002 को भाजपा के समर्थन में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं। बहन कुमारी मायावती लगभग 1 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के लिए 6 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर देती हैं और 24 अधिकारियों को सुधरने की चेतावनी भी देती हैं। मायावती जी का चौथा और अंतिम कार्यकाल 2007 में, जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं। उन्होंने एक एजेंडा घोषित किया जो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने और बेरोजगारों को पैसा वितरित करने के बजाय रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित था। उनका नारा था, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, उत्कृष्ट प्रदेश बनाना है। उनकी सरकार बनते ही पिछली सरकार स्वर्गीय मुलायम सिंह सरकार के दौरान भर्ती किए गए पुलिस अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण बड़ी कार्रवाई की जाती है और 18,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को उनकी भर्ती में अनियमितताओं के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण 25 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है। मायावती ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सुधार किए, जिसमें चयन परीक्षाओं के परिणामों को ऑनलाइन पोस्ट करना भी शामिल था। 10 अगस्त 2007 को मायावती सरकार ने निजी क्षेत्रों में नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। पदोन्नति के लिए एक कोटा भी पेश किया गया था, लेकिन बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। सितंबर 2007 में भीमराव अंबेडकर एकीकृत विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। दलित बहुल गांव में पानी, बिजली की आपूर्ति और सड़कों के निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 24,716 गांव में सुधार भी हुआ और 2008 में मायावती ने मान्यवर श्री कांसीराम जी शहरी गरीब आवास योजना शुरू की, जो राज्य भर के विभिन्न कस्बों और शहरों में निर्माण के पहले दौर के तहत 90,000 कम लागत वाले घरों के साथ शहरी गरीबों के लिए कम लागत वाली आवासीय कॉलोनियों के निर्माण की योजना थी। जबकि दूसरा और तीसरा दौर अभी भी चल ही रहा था, जब 2012 में सरकार समाप्त हो गई और अगली सरकार ने इन कॉलोनियों को बिजली काटने सहित योजनाओं को रद्द भी कर दिया। और अब स्थिति यह है कि कांसीराम आवास योजना के तहत बनाई गई बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। तो कितने लोग इस आवास को छोड़ चुके हैं। कुछ बिल्डिंग अभी भी अधूरी पड़ी हुई है, लेकिन वो
क्या कारण रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को बस एक सीट जो बलिया की रसड़ा विधानसभा में जीत हासिल होती है और लगातार बसपा का वोट बैंक घटता चला जाता है। और कारण यह होता है कि 2024 के लोकसभा में बसपा का वोट बैंक दूसरी पार्टियों के साथ चला जाता है। इस पर भले ही बसपा विचार करे या ना करे, लेकिन दलित और अति पिछड़ों को विचार जरूर करना चाहिए। बहन मायावती ने हार के बाद मुस्लिम समुदाय को दोष देते हुए नजर आती दिखी, लेकिन उनका कहना भी सही था, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा बसपा ने ही मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन फिर भी वोटरों में अपनी जगह नहीं बना पाई और एक सीट नगीना जीतकर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज के बीच में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। जानकारों की माने तो इस बार बसपा के वोटरों का ट्रांसफर होना चुनाव के बीचों बीच बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आकाश आनंद को पार्टी से कार्यमुक्त करना भी एक बसपा की बड़ी गलती मानी जा रही है। लेकिन अब हार के तुरंत बाद एक बार फिर बसपा सुप्रीमो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से काफी सक्रिय नजर आने लगी है। लेकिन आने वाले विधानसभा में अगर चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद एक साथ आते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आकाश आनंद की वापसी बसपा में होती है और क्या चंद्रशेखर आजाद बसपा के साथ आते हैं या विधानसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है। तो साथियों, आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।